हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 फिजिक्स के जो 15 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम आज की इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम 1 मार्च से जो है स्टार्ट हो रहा है। 1 मार्च से आपके फिजिक्स का पेपर है। तो आज का ये वीडियो आपके फिजिक्स के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आपको बोर्ड एग्जाम से पहले इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है, याद कर लेना है। तो मैं उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड हैं, यानी विगत वर्ष में बहुत ही ज़्यादा बात पूछे गए हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में उन्हीं सारे प्रश्नों को बताने वाला हूं। सो आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना है। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा लिखिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2012, 17 और 20 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, तो आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इसको कैसे लिखना है कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। अर्थात V बराबर W/Q नॉट। Q नॉट मतलब ये क्या है, ये एकांक परीक्षण आवेश है। तो ये हो गया। इस तरीके से आपको इसकी डेफिनेशन देनी है और लास्ट में इस तरीके से इसका फार्मूला लिख देना है। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद में आपको मात्रक भी लिख देना कि इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है। इसका जो मात्रक होता है वो जूल पर कूलाम या वोल्ट होता है। जूल पर कूलाम या वोल्ट होता है। और इसकी डायमेंशन भी आपको बता देनी है। तो ये सवाल 2 नंबर में पूछा जाएगा इस तरीके से सवाल, तो आपको इसको तैयार कर लेना। विमा क्या होती है, इसकी विमा ml² T⁻³ और A⁻⁻1 जो है वो होती है। तो ये आपको याद कर लेना है। तो ये हो गया मेरा पहला प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दूसरा प्रश्न ये है आपकी स्क्रीन पर कि विशिष्ट चालकता क्या है, इसका सूत्र एवं मात्रक लिखिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2014, 12, 18 और 20 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो कैसे लिखेंगे, तो किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इससे यानी सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से इससे प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जो ये होता है ये किसका व्युत्क्रम होता है, विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो का व्युत्क्रम होता है। रो का व्युत्क्रम होता है। तो मैथमेटिकली हम ऐसे लिखेंगे इसका सूत्र। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, महो इंटू मीटर इनवर्स होता है। ठीक, ओके, होती है इसका मात्रक। तो ये हो गया। तो ये भी प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि 2020 में पूछा हुआ सवाल है। तो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चलिए हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। 2015, 16 और 18 में पूछा हुआ सवाल है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको कैसे लिखना है कि जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में वैद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर तथा सेल के भीतर उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। धन प्लेट की ओर बहती है। पहले आपको इतना इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद लिखना है कि इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है वो कहते हैं। तो ये तो पहले आपको थोड़ा सा इंट्रो देना है, थोड़ा सा ऊपर ऐसे इंट्रो देना है कि जब किसी सेल की, उसके बाद में आपको लास्ट में अच्छे से इसकी परिभाषा लिख देनी है कि सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। और वहीं यदि हम चौथे प्रश्न की बात करें तो चौथा प्रश्न ये है कि धारा व वोल्टता संबंधी किरचॉफ का नियम लिखिए। तो किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, एक धारा वाला नियम और दूसरा वोल्टेज वाला नियम। तो आपको दोनों लिखना है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2012, 15, 17, 18 और 20 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको कैसे लिखना है कि किरचॉफ का प्रथम नियम जिसे धारा का नियम कहते हैं तथा द्वितीय नियम यानी वोल्टता का नियम जो है वो निम्नवत है। आपको इसे लिखना है और फिर हेडिंग डालनी है प्रथम नियम, ब्रैकेट में डाल देना है धारा का नियम। तो किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर, किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का, या आप लिख सकते हैं समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग यानी अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। तो यही होता है किरचॉफ का प्रथम नियम। आपको उसे दर्शा देना कि अर्थात जो समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो कितना होता है, 0 होता है। और आपको ऐसे फिगर भी बना देना इस तरीके से।
ये आने वाली धारा है, ये लौट कर जाने वाली धारा है, और आपको इस तरीके से इसको लिख देना है I1 + I2 - I3 - I4 - I5 बराबर 0, और ये इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से आपको प्रथम नियम लिखना है, और अब आपको ऐसे डालना है द्वितीय नियम, या ब्रैकेट में आपको उल्टता का नियम भी लिख देना है। ठीक, आपको कैसे लिखना है कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये आपको लिख देना। और मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, अर्थात जो I × R यानी धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होता है वो किसके बराबर होता है, समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस तरीके से आपको लिखना है। तो इसे जो है किरचॉफ के उल्टता का नियम कहते हैं। तो यही किरचॉफ के उल्टता का नियम है। तो ये हो गया आपका चौथा प्रश्न, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अब हम बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। तो पांचवा प्रश्न ये है कि लॉरेंज बल से आप क्या समझते हैं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 मार्क्स में ये पूछा जाएगा। तो 2018-20 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश या ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। यानी जो गतिमान आवेश होते हैं उस पर जो लगने वाला बल होता है उसी को लॉरेंज बल कहते हैं। यदि Q आवेश v वेग से चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से थीटा कोण पर गति करे तो उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल क्या होता है, F बराबर कितना होता है मेरा, QVB sin थीटा होता है। ये आपको ऐसे सूत्र भी थोड़ा सा लिख देना है, जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिले, आपको छोड़ना नहीं है, ऐसे भी आपको लिख देना है। तो अब हम बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। तो छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2014, 15, 17 और 18 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो कैसे लिखना है आपको कि एम्पियर का परिपथीय नियम निम्नवत है। कैसे लिखना है कि किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रैखिक समाकलन उस बंद वक्र पृष्ठ द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का μ0 गुना होता। ऐसे आपको भाषा में लिख देनी, इस तरीके से आपको समझ के लिख देना है। और इधर आपको मैथमेटिकली इस तरीके से जो है वो लिख देना है। किस तरीके से, अर्थात करके लिखना है कि इसका जो रैखिक समाकलन इस तरीके से दर्शाना है। B मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, डॉट dl ये क्या है, लेंथ है। तो ये μ0 × I, ये आपको मैथमेटिकली जो है वो ऐसे लिख देना है। इधर आपको भाषा में से लिखना है और इधर आपको मैथमेटिकली लिख देना है। जहाँ पे μ0 क्या है, निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है, और I क्या है, परिपथ द्वारा घिरी नेट धारा है, और C क्या है, बंद परिपथ की सीमा है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और अगला जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है 7वां प्रश्न कि बायो-सेवर्ट नियम का उल्लेख कीजिए। 2011, 13, 15, 17, 18, 20 और 22 में पूछा गया सवाल है। और इसके साथ में कभी कभी न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है कि आप जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करें। तो न्यूमेरिकल भी ऐसे पूछ लेता है, और कभी कभी कहेगा कि बायो-सेवर्ट का नियम जो है वो बताएं। तो आपको कैसे लिखना है कि सन 1820 ईस्वी में बायो तथा सेवर्ट ने धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए अनेक प्रयोग किए। ये आपको पहले थोड़ा सा प्रस्तावना लिखनी है। उसके बाद इन प्रयोगों के आधार पर इन्होंने यह बताया कि किसी धारावाही चालक के एक अल्पांश डेल्टा एल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु P पर क्षेत्र का मान डेल्टा B निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। ये उन्होंने बताया अपने प्रयोग के आधार पर। मैं पढ़ रहा हूँ, आपको अच्छे से वीडियो को रोक कर लिख लेना है। वो क्या बातें थी, क्या बताया, किस पर निर्भर करता है कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी जो है चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो सबसे पहले तो ये बताया प्रयोग में कि जो डेल्टा बी होता है यानी चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो चालक में प्रवाहित धारा, तो ये तो उन्होंने पहला बताया। और दूसरी चीज़ क्या बताई, दूसरी चीज़ ये बताई कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक के अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल के भी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। डेल्टा एल के भी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपको लिख लेना है। ये दूसरा इन्होंने बताया, डेल्टा एल है ये। तो और क्या क्या बातें बताई वो हम आगे देखते हैं। और तीसरी चीज़ ये बताया कि चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश को उस बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की यानी साइन ई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी डेल्टा बी जो है वो साइन थीटा के भी
अनुक्रमानुपाती होता है। ये तीसरी चीज़ बताई। और चौथी चीज़ क्या बताई कि चुंबकीय क्षेत्र P की अल्पांश से दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी डेल्टा बी समानुपाती 1/r²। तो अब इन्हीं तथ्यों को मिला देना है, तो क्या बन जाएगा, डेल्टा बी समानुपाती हो जाएगा I इंटू डेल्टा एल इंटू साइन थीटा बटा r²। तो इसी संबंध को ही बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। ये आपको ऐसे लिख देना है। और आपको ऐसे भी लास्ट में लिखना है कि यदि चालक निर्वात अथवा वायु में स्थित हो तब यह संबंध निम्नलिखित सूत्र के रूप में लिखा जा सकता है। किस तरीके से, डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई। ये जब यहाँ पे ये हटेगा समानुपाती का चिन्ह तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लग जाएगा। ये क्या है, म्यू नॉट बटा 4 पाई एक कांस्टेंट है, बाकी सेम वाली चीज़ ऐसे ही लिख लेंगे। जहाँ पर क्या आपको बता भी देना है कि म्यू नॉट बटा 4 पाई अनुक्रमानुपाती नियतांक है। म्यू नॉट, जहाँ पे म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता यानी परमिएबिलिटी कहलाती है। तो ये आपको लिख देना। तो यही है बायो सावर्ट का नियम। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको ऐसे फिगर बना देना, आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से। इस तरीके से आपको फिगर जो है वो बना देना है इस तरीके से। और वहीं अगर हम 8वें प्रश्न की बात करें तो ये वही है, एम्पियर का परिपथीय नियम है जो मैंने पीछे आपको बता दिया है, यही आपको लिखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये है कि नति कोण की परिभाषा दीजिए। 2016, 18, 19 से पूछा गया सवाल है। तो नति कोण वह कोण है जो चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। आपको ऐसे परिभाषा जो है वो लिख देना है। ये हो गया, ऐसी परिभाषा आपको याद कर लेनी है जिस तरीके से मैंने लिख दिया है। और वहीं 9वां प्रश्न ये है कि द्विक अनुपात कोण से क्या तात्पर्य है। 2017 और 18 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को उस स्थान के लिए द्विक अनुपात कोण कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं। तो सन 1875 में फोको ने देखा कि जब किसी धातु का टुकड़ा किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में जाता है अथवा किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है कि उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ये धाराएं धातु के टुकड़ों की गति का अथवा फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती हैं। इन धाराओं को भंवर धारा कहते हैं। ये आपको इसे लिख देना है। फोको के नाम पर इन्हें फोको धाराएं भी कहा जाता है। कभी कभी ये धाराएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि धातु का टुकड़ा जो है गर्म होकर लाल तप्त हो जाता है। इस तरीके से आपको लिख देना है। और वहीं 11वें प्रश्न की बात करें तो वो ये है कि स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं, इसका विमीय सूत्र लिखिए। तो किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। और स्वप्रेरण का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है mL² T⁻2 A⁻2। ठीक, इस तरीके से आपको लिख देना है। और वहीं यदि हम 12वें प्रश्न की बात करें तो वो ये है कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियमों का उल्लेख कीजिए। 2011, 15, 17, 18, 19 और 22 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कैसे आपको लिखना है कि फैराडे ने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी 2 नियम दिए जो कि निम्नवत है। प्रथम नियम क्या था कि जब किसी परपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा जो है वो बहने लगती है। आगे देखते हैं। तो आगे आपको लिखना है कि यह धारा केवल तभी बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो ये हो गया प्रथम नियम। तो इस तरीके से आपको जो है वो प्रथम नियम देना है। और अब आपको हेडिंग डालनी है द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम को भी आपको ऐसे लिखना है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये होता है द्वितीय नियम। अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा कि यदि किसी समय परपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान φ1 और डेल्टा टी समयांतर के बाद यह फ्लक्स φ2 हो जाता है तो डेल्टा टी समयांतर में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या हो जाएगा, φ2 φ1, या इसे हम डेल्टा φ लिख सकते हैं। यदि परपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल E हो तो इससे द्वितीय नियम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का डेल्टा φ बटा डेल्टा टी। तो ये मैथमेटिकली रूप है, बाकी ऊपर क्या बताया गया वही चीज़ है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर है, ये विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। तो यही है दूसरा नियम।
और यहाँ पे आपको बता देना है कि ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि विद्युत वाहक बल सदैव चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। यह लेंज का नियम कहलाता है। और वहीं 13वें प्रश्न की बात करें तो वो ये है कि वैद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं। 2015 और 19 का बोर्ड एग्जाम पूछा हुआ सवाल है। तो किसी वैद्युत परपथ की वह स्थिति जब किसी विशेष अनुनादी आवृत्ति पर उस परपथ की प्रतिबाधाओं या प्रवेशिता के मान परस्पर निरस्त हो जाएं, वैद्युत अनुनाद कहलाती है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। और अब हम बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। तो 14वां प्रश्न यह है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्र से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और आपको मैथमेटिकली ऐसे लिखना है कि फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए। ई क्या है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ये क्या है, एरिया यानी क्षेत्रफल है। ये आपको इस तरीके से लिखना है। तो ये है वैद्युत फ्लक्स। फाई ई बराबर ई, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ई ए कॉस थीटा। आपने पढ़ा होगा ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो ऐसे ही आपको लिखना है। तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट इंटू मीटर होता है। वोल्ट इंटू मीटर जो है वो होता है। तो ये हो गया। और वहीं अगर हम लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ें जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि गॉस की प्रमेय लिखिए। देख लीजिए, लगातार बोर्ड एग्जाम में ये रिपीट हुआ प्रश्न है। 2010, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 22 में पूछा गया सवाल है। आपको ऐसे लिखना है कि गॉस के प्रमेय वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स तथा उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत आवेश के बीच संबंध व्यक्त करती है। इसके अनुसार, यानी ये क्या कहती है, इसके अनुसार किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये इसको अगर सिंपल भाषा में लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत फ्लक्सों की संख्या, आपको इसको हेडलाइन कर देना है, उसमें उपस्थित आवेश के 1/ε गुना होता है। इसको मैथमेटिकली आप ऐसे लिखेंगे, कैसे कि अर्थात म्यू जो ये होता है यानी फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स जो होता है उसका जो मान होता है उसमें उपस्थित आवेश का क्या होता है, 1/ε गुना होता है। इस तरीके से या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये थे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये थे 15 बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इनको आपको बोर्ड एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार करके ही जाना है।